हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। आज हम इस वीडियो में एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एग्री टॉक विद द एक्सपर्ट्स। इट्स दिस पर्टिकुलर सीरीज हम डिस्कस करेंगे कि जो जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टूडेंट कैसे करें और उस जेआरएफ की प्रिपरेशन में जो गाइडेंस है वो हमारे एक्सपर्ट का होगा। और इसी सीरीज में हम वन बाय वन एक्सपर्ट के साथ जो है टॉक करेंगे, तो उनसे जानेंगे कि किस तरह से जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, किस तरह की हम प्लानिंग करें, किस तरह का टाइम मैनेजमेंट करें, सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो इस कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर कमलेश मनगावी सर। हम आपका इस पर्टिकुलर सीरीज में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं सर। और मैं आगे बढ़ने से पहले मैं सर का एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। डॉक्टर कमलेश मनगावी सर प्रेजेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी या एंटोमोलॉजी में इन बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इसके अलावा हम सर से आज जानेंगे कि एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी या एंटोमोलॉजी से जीआरएफ करने के लिए जो है किस तरह का टाइम मैनेजमेंट करें, किस तरह की प्लानिंग करें, किस तरह का जो है नोट्स मेकिंग करें, और सारी चीज़ें कोचिंग जरूरी है कि नहीं है, सारी चीज़ें सर के माध्यम से आज जानने की कोशिश करेंगे। सर मैं एक बार फिर से आपका इस हमारा जो पहला एग टॉक का पहला एपिसोड है इसमें स्वागत करूंगा सर। जी सर। तो सर हम शुरू करें सर। जी जी। तो सर आप सबसे पहले हमारे जो स्टूडेंट जो बिगिनर्स है जो अभी बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिए हैं या 2 साल हुए 3 साल हुए, तो उनके मन में एक जिज्ञासा आती है कि सर एग्रीकल्चर में हमको जो है जीआरएफ निकालना है या स्पेशली इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। तो जैसे आपका स्पेशलाइजेशन है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी या एंटोमोलॉजी कई जगह उसको बोलते हैं। तो सर इसमें किस तरीके से बच्चे तैयारी करें, किस तरह की प्लानिंग करें, या इस तरह में किस तरह का स्कोप है सर, थोड़ा सा इस पर आप अपने विचार बताएंगे सर। जी देखिए सर, बाकी सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज थोड़ा सा आपको एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा कैसे जेआर वगैरह तैयार, जैसे डॉक्टर साहब बताया अभी इंट्रोडक्शन के अंदर, तो मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बीएससी के अंदर जैसे ही बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है, बहुत सारा ये है कि जो उसके अंदर जो है उसको उतना आइडिया नहीं रहता कोई भी सब्जेक्ट के अंदर। बट धीरे धीरे जब सेकेंड ईयर खत्म हो जाता है, थर्ड ईयर में जैसे ही आता है बच्चा, जैसे प्लानिंग यदि करना है ना कोई भी चीज़ का, तो बहुत सारा हमारा बैक एंड में प्लानिंग चलती रहनी चाहिए। उस प्लानिंग के तहत यदि आईसीआर के अंदर आईसीआर का जो है कोई भी सब्जेक्ट का मान लीजिए यदि तैयार करना है, तो थर्ड ईयर के अंदर ही उसको जो है एक ये रख देना कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा होगा। मतलब बेस्ट तैयारी का समय है वो थर्ड ईयर है। नहीं, थर्ड ईयर तो है ही सर। एक्चुअली सब्जेक्ट चूज करने का भी एक ये है सर। अच्छा, आप सब्जेक्ट जो है एक बार पहले चूज कर लीजिए जी, किस में करना चाहते हैं, एंटोमोलॉजी में करना चाहते हैं, पैथोलॉजी में, जेनेटिक्स के अंदर, या कोई और सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर के अंदर, किस में भी करना चाहते हैं आपका जो है, क्योंकि आपका 2-3 कोर्स जो है तब तक कंप्लीट हो चुका होगा जी, तो आपको कुछ आइडिया आ चुका होगा। तो उस समय आप ये डिसाइड करने में सक्षम होंगे कि मैं किस सब्जेक्ट से करने से मेरा अच्छा होगा। अच्छा। देखिए कोई भी सब्जेक्ट जो है बुरा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट जो है ये नहीं है कि जो है आप इसके अंदर करने से जो है आपका नौकरी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सब में अपॉर्चुनिटी, हर सब्जेक्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी है। हर एक छोटी सब्जेक्ट जो भी मतलब नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी होती है। बट कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, आप किस सब्जेक्ट के अंदर आपको कैपेसिटी वो जानना आपके लिए जरूरी है। हाँ, आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि आप करने वाले हैं। मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट दूसरा जो है ऐसे सब्जेक्ट लेके, मैं दूसरा कोई दोस्त आपका कर रहा है, तो दूसरा आपका तो कोई कर रहा है, तो वो आप भी मैं भी वो कर रहा है तो मैं भी उसी को करूंगा करके ऐसे आप करेंगे, तो कल के दिन आप ही का नहीं होगा, उसका हो जाएगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं लिए जी, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, दोस्त के इंटरेस्ट से आप तो आपको उसका खाना तो उसका जो है आपका फल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप सिर्फ एक कॉलेज के लेवल के या एक स्टेट के लेवल के अंदर कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, पूरा आप ऑल ओवर इंडिया के लेवल स्टूडेंट जितने भी उन सब से कॉम्पीट कर रहे हैं। तो उस जगह पे आपको ये सोचना है पहले कि आप किस सब्जेक्ट के अंदर एक्सेल कर सकते हैं, आप उसी सब्जेक्ट को चूज करें। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, सर का मतलब है कि पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आपको जो सब्जेक्ट चूज करना है वो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग तक कर लेना चाहिए, लेकिन वो सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट पे बेस्ड होना चाहिए, न कि अदर के इंटरेस्ट पे। तो पहला पॉइंट ये हो गया है। तो सर इसमें स्टूडेंट मान लेते हैं कि वो एंटोमोलॉजी को उसने सेलेक्ट कर लिया सर, वो एंटोमोलॉजी जीआरएफ की तैयारी करना चाहता है, तो सर अब वो कैसे प्लान करे सर कि वो मतलब उसको 1 साल
या 2 साल का या 1.5 साल का समय मिलता है ताकि उसमें वो क्रैक कर ले या फर्स्ट सेकंड तक रैंक लेके आए सर? जी देखिए, तब जैसे मैं बोला 3rd ईयर तक जो है आपको सब्जेक्ट चूज कर लेना चाहिए। तब तक जो क्या है, एंटोमोलॉजी का 2 मेजर सब्जेक्ट है। देखिए जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी और आपका एमसेट बेस्ड का जो कोर्स है, ये दोनों कोर्स आपका खत्म हो चुके होंगे। मतलब ये है कि 60% कोर्स आपका एंटोमोलॉजी का ऑलरेडी फिनिश्ड है। मतलब जेआरएफ का कोर्स ऑलरेडी आपने फिनिश कर दिया, 2 कोर्स के अंदर। तो इसीलिए आप 60% यदि कर दिए तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका इसके अंदर क्या है। आपको मार्क्स से भी पता चल जाएगा और आपका इंटरेस्ट से भी पता चल जाएगा। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि मार्क्स से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपका इंटरेस्ट से पता चल जाएगा आप इसमें कुछ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपको पता चल गया कि मैं इसके अंदर कर सकता हूँ, तो आप एक बार स्ट्रिक्ट हो जाइए कि मैं एंटोमोलॉजी के अंदर ही करूँगा। आप आगे किसी का सुनने पे आगे जो है कोई भी थोड़ा सा उसके अंदर कठिनाई आ सकती है, हो सकता है, आपको हिलना नहीं है। बस एक बार आप सब्जेक्ट चूज कर लिए तो आप फोकस होके उसी सब्जेक्ट को ही आपको अपना बनाना है और उसी के अंदर आगे बढ़ना है। कोई कहने पे या कोई दूसरा कठिनाई आ सकती है। बहुत सारे कभी ऐसे हो सकता है कि कोई कोर्स टीचर, एक्चुअली मेरा इंटरेस्टेड कोर्स टीचर है, वो कोर्स अगला कोर्स एक और बचा है, वो कोर्स वो नहीं ले रहे हैं, तो दूसरा कोई टीचर ले लेता है या कोई कोर्स टीचर रहता ही नहीं है। तो उस समय आपको हटना नहीं है, भले ही वो आप डिसीजन पे आप अपना सब्जेक्ट, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट से लिए हो, ठीक है, कोई और आपको ये नहीं किया। तो इसीलिए आप जैसे ही सब्जेक्ट चूज करेंगे तो ये आपका एक सबसे पहला एक सक्सेस के लिए सबसे पहला खड़ी है, यही है सब्जेक्ट चूज करना ही सबसे बड़ा। ICAR का JR क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चूज करके सब्जेक्ट के ऊपर टिके रहना है। अगला क्या है, आपको उसी कोर्स के अंदर उस समय से 3rd ईयर से ही आपको क्या करना है, कम से कम बाकी कोर्स भी आपको चलते रहेंगे, तो उस समय क्या कर सकते हैं आप, 2 घंटे हर दिन जो है कम से कम, या 1.5 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा, ऐसे स्ट्रिक्टली हम क्या नहीं सकते, बट एक 1.5 घंटा 2 घंटा जो कम से कम अपना सब्जेक्ट के ऊपर जो है कभी कभी देते रहना। बिल्कुल आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेंगे, बाकी कोर्स भी रहेगा आपका, लेकिन एंटोमोलॉजी आप जो है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते रहेंगे, थोड़ा सा इधर, मतलब आप 1-2 घंटा रोज का उसको अलग से देना है। तो उस तरीके से पढ़ने से क्या होगा, थोड़ा सा आपका और इंटरेस्ट जो उसके अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है, बेस सिस्टम हो जाएगा जी। तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं। और तीसरी बात एक और ये भी है, आप सीनियर जो भी एंटोमोलॉजी के अंदर तैयार कर रहे हैं उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं, क्या सर कैसे है और कैसे इसके अंदर मूव करें। उनके पास बहुत सारे कुछ मटेरियल्स रहता है, उनको आप ले सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं, मतलब आप अपने सीनियर्स की मदद भी ले सकते हैं। सर कहने का मतलब ये बिल्कुल सीनियर्स आपको गाइडेंस दे करेगा कि कौन से बुक्स पढ़ने, किस तरह के मटेरियल्स आपको देखना है, किस तरह से प्रिपेयर करना, आपको सीनियर बहुत ज्यादा मदद करेगा। एक्चुअली क्या होता है, टीचर एक क्लास के अंदर या बाकी आप JRF की कोचिंग के अंदर आपको पढ़ा सकता है, बट आपका सीनियर के साथ आपका जो बैठना होता है, तालमेल होता है, वो और ज्यादा आपको आगे लेके जाएगा, वहां से ज्यादा लर्न कर, बिल्कुल आप और ज्यादा लर्न कर सकते हैं, कंफर्टेबली लर्न कर सकते हैं। हमारे साथ क्या है, थोड़ा सा वो बीच में डिस्टेंस रहे, बट आप अपने सीनियर के साथ क्या है, आराम से सोते पीते भी खाते पीते भी आप अपना सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका सीनियर से जो भी है उनके साथ लिंक बना के रखना, उनसे मटेरियल लेना, और वही आपको बता देंगे कि आगे आगे क्या क्या करना है। तो ये बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरह से हम प्लानिंग कर सकते हैं और किस तरह से अपने सीनियर की हेल्प लेके और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें बच्चों का जनरली क्वेश्चन होता है कि जब वो प्लानिंग कर ली कि हमको एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी से या एंटोमोलॉजी हमको तैयारी करना है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल आता है, जो उसके पास समस्या आती है, वो आता है कि बुक्स कौन सी पढ़े, किस तरह का कंटेंट हम पढ़ें, बुक्स पढ़ें, नोट्स पढ़ें, और बुक्स पढ़े तो कौन सी बुक्स पढ़े, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स है। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, एंटोमोलॉजी के लिए ऐसे देखा गया तो 2 मेजर ग्रुप है इसके अंदर। आपको JRF के अंदर तो एंटोमोलॉजी ग्रुप ही रहेगा, बट 2 सब्जेक्ट्स है, वन इज एंटोमोलॉजी, अनदर वन इज नेमेटोलॉजी। दोनों सब्जेक्ट मर्ज करके आप JRF जो है एक ही बार एक एग्जाम देते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट किताब है हमारे लिए, तो ये है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक्चुअली ये इंसेक्टा किताब है, जी। इंसेक्टा किताब जो है ये डॉक्टर KN रघुमूर्ति है, उनके साथ साथियों उनके साथ मिल के लिखे हैं। इनकी 2 किताब है, वैसे बहुत ही छोटी छोटी किताब है। वन इज अप्लाइड एंटोमोलॉजी, आप देखना चाहेंगे जी। तो ये वन इज अप्लाइड एंटोमोलॉजी एंड अनदर वन इज इंसेक्टा, ठीक है। तो ये दोनों किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली।
तो आपको मैं जैसे बोला ना सत्तर के अंदर जैसे आपको कोर्स हो जाएगा, इन किताब के ऊपर जो आपको बीच बीच में नजर डालती रहना चाहिए, क्योंकि ये किताब दोनों जो एक तरीके से बाइबल है इसका जी। एंटोमोलॉजी के तो अंदर आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये 2 बुक्स है, उसको आप एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का जीआरएफ के लिए बाइबल मान के चलिए। मतलब इसको तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है 2 से 3 बार से। कितनी बार पढ़ने से ये वैसे देखिए, हाँ ये कितनी बार पढ़ने से ये सब जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों का। हाँ। तो देखिए क्या होता क्या है, पहली बार यदि आप इस किताब को पढ़ना चाहेंगे जी तो पूरा पहले पेज से लास्ट पेज तक यदि पढ़ना चाहे तो मुझे लगा था कम से कम 3 महीना एक बुक में जी। जबकि वो छोटी बुक लग रही है, बहुत छोटी बुक लग रही है। एक्चुअली आपको अंडरस्टैंड भी करना है, थोड़ा सा रटना भी है, थोड़ा सा ये भी फर्स्ट टाइम है, ज्यादा मेहनत लगती है क्योंकि एंटोमोलॉजी और ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारा साइंटिफिक नेम आते हैं जी। फैमिलीज आते हैं, बहुत सारा अलग अलग तरीके के नेम्स आते हैं, तो इनको आपको याद रखना है, आगे बढ़ना है, तो ये थोड़ा सा रटना बहुत ज्यादा है इसके अंदर, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है पहली बार में टाइम लग सकता है। तो 3 महीना में लगाया था जब थर्ड ईयर में था जी। और एक बार पढ़ने के बाद फिर अगले बार जब पढ़ा तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, 2 महीने लगा। थर्ड ईयर में 3 महीने दे भी सकते हैं क्योंकि आपके पास समय रहता है, इसीलिए वो क्योंकि उस समय आपका बाकी कोर्स भी रहेगा, इसलिए टाइम भी लगा। सेकंड टाइम में जब आप पढ़ेंगे 2 महीने लगेगा, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके बाद लास्ट के एग्जाम के दिन मैं इसको 5 मिनट के अंदर पढ़ता था पूरी बुक को, बस 5 मिनट। तो ये देखना है कि आपको पहले ज़्यादा टाइम देना है ताकि अच्छी से बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर समझ लें। उसके बाद जैसे जैसे आप उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे आपका समय बहुत कम हो जाएगा। जैसे सर बता रहे हैं लास्ट टाइम हमने 5-10 मिनट में उस बुक को खत्म कर दिया, क्योंकि आपको सिर्फ देखना होता है और देखने से वो याद हो जाता है। तो वैसे ही बहुत सारा किताब है, आपको ये दोनों मेजर किताब है जिसके ऊपर जो है आपको ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद एक अप्लाइड एंटोमोलॉजी बाय डीएस रेड्डी, ये भी किताब है, ये भी बहुत अच्छा किताब है। आप इसको भी आपको जैसे मैं बताया इसको भी कंटिन्यूअसली आपको ध्यान रखना है, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक आईपीएम का किताब है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बाय दालीवाल एंड अरोरा, तो ये किताब है एक्चुअली, तो ये इस तरीके से होगा, तो आप ये देखिए दालीवाल एंड अरोरा किताब ये है। और एक और मोर इम्पोर्टेंट किताब है आपका एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी बाय बसंतराज डेविड एंड वीवी राममूर्ति, जो है अभी उनको रिसेंटली अपडेट भी किया है। बहुत ही अच्छा किताब है, वो भी जो है एंटोमोलॉजी वालों के लिए सबसे बेस्ट किताब है। ये तो हो गया आपका एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। कुछ जो है और भी सब्जेक्ट के अंदर जो है कुछ किताब से एक चैप्टर वगैरह पढ़ना होता है, सारा चैप्टर नहीं पढ़ना है क्योंकि सारा रिपीटेशन ये सारा इसी के अंदर आ जाता है। बट कुछ किताब ऐसा है जिसके अंदर से थोड़ा सा एक चैप्टर 10-10 पेज ऐसे कुछ पढ़ना होता है, तो हम आपको बाद में लेटर स्टेज के अंदर भी बता सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है दूसरा सब्जेक्ट है निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी के अंदर एक बेस्ट किताब है आपका निमेटोलॉजी का एआरआई के अंदर एडिशन है, वो वालिया एंड बजाज करके उन्होंने लिखा था। तो वो किताब एक्चुअली पब्लिकेशन में नहीं है अभी, वैसे आपको दिखा सकता था मैं, वैसे है नहीं, बट हम लोग भी उसको जब पढ़ते थे तो वो जेरोक्स करके उसको पढ़ते थे। तो एक दूसरा किताब है निमेटोलॉजी के अंदर, एक है आपका प्लांट निमेटोलॉजी एट ए ग्लैंस, डॉक्टर मंजुनाथ और डॉक्टर श्रीनिवास इन्होंने लिखा है, ये भी बहुत अच्छा किताब है। तो बहुत ही कंसोलिडेटेड, आपको ज़्यादा इसके अंदर जो है जितना जरूरत उतना ही मतलब जो जेआरएफ के लिए है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक सवाल मेरा दिमाग में आ रहा है कि जैसे निमेटोलॉजी से कितना % क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, बच्चे जानना चाहेंगे। देखिए ये जो है सब्जेक्ट टू जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, होता क्या है एक्चुअली 60-40 का रेशियो है जी, 60-40 का, जैसे मान के चलते हैं 60-40 का हम लोग कि 60 एंटोमोलॉजी 40% जो है नेमेटोलॉजी। बट मैक्सिमम केस के अंदर जो है एंटोमोलॉजी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है 80% और 20% ही क्वेश्चन जो है मतलब निमेटोलॉजी का 20-25%। बट ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, बहुत बार ऐसा हो जाता है 50% भी निमेटोलॉजी का क्वेश्चन आया, 50% निमेटोलॉजी का है। इसीलिए जो है आप लोगों को जो है दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, 60-40 का हिसाब से इंपॉर्टेंस देना। 60-40 मान के चलते हैं हम कि एक स्टैंडर्ड। सर इसमें कहीं सेरिकल्चर का भी कोई क्वेश्चन है? सेरिकल्चर सारा इसी के अंदर आ जाएगा, सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा सर, कोई सारा आता सर। ओके, तो सर ने बताया कि कौन सी बुक्स पढ़नी है और कैसे पढ़ना है, ये भी सर ने बताया, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी हेल्प होगी स्टूडेंट्स की कि कोई बुक्स स्टूडेंट मटेरियल आपको मिल जाए, स्टूडेंट बुक्स मिल जाए, उसको कैसे पढ़े ये भी तरीका पता चल जाए। सर इसमें मेरा आगे का जो मेरा सवाल है, मेरा नहीं सर, ये स्टूडेंट का सवाल है जो उनका हमेशा आता है कि जीआरएफ की तैयारी एक तो कब से करी, जो आपने ऑलरेडी बता दी, कितना समय लगता है, मतलब 6 महीना, साल भर, 2 साल, तो ये क्या सर स्टूडेंट वेरी करता है या फिर
कैसा जी, कैसा देखिए ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैसे वेरी करता है जी क्योंकि कुछ स्टूडेंट को एक ही बार पढ़ने से बहुत सारा अगर वो ये जी दिमाग में बैठ जाता है, कुछ उसका लोगों को बैकग्राउंड टाइम अच्छा लगता है है। स्टडी का तो हाँ, मैं एक स्टूडेंट लोगों को जो थोड़ा सा क्या कहते हैं, उनकी थोड़ा सा याददाश्त थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो जाती है, जैसे कि मैं पहले बताया आपको एंटोमोलॉजी हो, नेमाटोलॉजी हो, इसके अंदर याद बहुत सारा करने की साइंटिफिक नेम आते हैं। तो मैं एक ये कहता हूँ, जैसे थर्ड ईयर से जैसे शुरू कर लिया तो बीच बीच में पढ़ते रहेंगे ये लोग सब्जेक्ट, और जैसे ही थर्ड ईयर खत्म हो जाएगा आपका रावे और ऑल इंडिया टूर ये सब जो जब आएगा उस समय रावे के अंदर जो ना बहुत सारा आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो होता क्या है रावे के अंदर जो भी आपको 2 घंटा 3 घंटा जो किसान के पास गए, विजिट किए, जो भी करना है आपको 2-3 घंटे के अंदर हो जाएगा। बाकी बचा हुआ टाइम जो है उस समय कौन अच्छे से यूटिलाइज करेगा उसका जहर हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, जो भी जो है रावे के अंदर जो है अच्छे से मैनेज कर लेगा, अच्छे से उसका पढ़ाई जहर करेगा, उसका JRF हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो क्रूशियल टाइम आपका जो है रावे वाला होता है, क्योंकि वो फोर्थ ईयर के अंदर है, ऑलरेडी सारा कंप्लीट कर लिया सब्जेक्ट, उसको ऑलरेडी सारा सब्जेक्ट का नॉलेज है और उसको अपने सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देके फोकस होकर पढ़ना है। और उस समय आदमी वो स्टूडेंट के पास जो है कम से कम 8 से 10 घंटा अपने सब्जेक्ट को दे सकता है, उतना समय हो भी होगा आराम से, उतना देना ही है जी, उतना देना ही है, कम से कम 8 से 10 घंटा हर दिन जी आपको रावे के अंदर जो है देना ही है। तभी जो है आप जो है सारा एक बार किताब, जैसे मैं बोला ना पहले जो है आपको टाइम ज़्यादा लगेगा किताब पढ़ने में, धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको कम समय लगेगा और लास्ट के दिन जो आपका सारा किताब जो ना एक दिन के अंदर आप पूरा पढ़ के छोड़ देंगे। तो ये इस तरीके से आपको प्लानिंग करना है बच्चों को, ये बहुत ही ये है क्रूशियल समय रहता है रावे वाला। जी सर, इसमें जिसको हम कह सकते हैं कि एन एवरेज देखा जाए तो साल भर का समय मान के चलेगा कि कोई एवरेज स्टूडेंट भी होगा तो साल भर में JRF आराम से कर सकता है। बिल्कुल। तो स्टूडेंट आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर JRF को कितना समय देना है ये भी आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर कोई स्टूडेंट एवरेज है तो उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा अच्छा है, टॉपर स्टूडेंट है, तो वो थोड़ा कम समय में कर लेगा। तो ये कोई फिक्स रूल नहीं है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है सर, इसमें एक नया जो बात आजकल इमर्ज होकर आ रहा है, जो एक नया ट्रेंड इमर्ज होकर आ रहा है सर, स्टूडेंट आजकल जो बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवा रहे बहुत सारे लोग, तो सर क्या कोचिंग का कितना रोल है सर? क्या कोचिंग करना ज़रूरी है? क्योंकि हर स्टूडेंट कोचिंग नहीं कर सकता है, तो आपको क्या लगता है सर कि कोचिंग इसमें किस तरह से रोल प्ले कर सकता है? देखिए कोचिंग जरूरी है जी, ओके, बट आप किससे ले रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप कहाँ से ले रहे हैं और उनका क्या है। देखिए सब्जेक्ट देखिए क्या है, बहुत सारे लोग आजकल जो है कमर्शियल भी हो गया, कुछ लोग जो है वीडियो बना के बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देख हाँ, बहुत सारे कोचिंग, बहुत सारे ऐप के थ्रू भी पढ़ता है। हाँ, बट ये जरूरी है कि वो क्वालिटी कैसा है जी, ठीक है, यदि क्वालिटी सही है तो बहुत अच्छा है, आप आराम से कर सकते हेल्प हैं। लेगा। और बेस्ट उससे बेस्ट है कि आपका सीनियर से, आपका टीचर से, जो आप जिस सब्जेक्ट में हैं उनसे जो है कांटेक्ट में रहना, उनसे जो है सारा चीज़ जो भी है बीच बीच जो क्वेश्चन जो भी दिक्कत आते हैं उनसे डायरेक्ट जाके मिलना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें डियर स्टूडेंट सर बोल रहे हैं कि कोचिंग अगर आप करते हैं तो ये आपको ऐड करेगा, हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। अगर लेकिन आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपके टीचर, आपके सीनियर, वो आपके बेस्ट मतलब ट्यूटर हो सकते हैं, बेस्ट कोचिंग देने वाले हो सकते हैं, क्योंकि उनसे बेटर आपको कोई कोचिंग वाला नहीं दे सकता है, क्योंकि कोचिंग वाला तो पैसे भी लेगा, आपके टीचर आपके सीनियर पैसे भी नहीं लेगा। तो सर इसमें एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर आपसे कि सर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का नेचर होता है कि वो बुक से पढ़ लेता है और उसको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर जिनको नोट्स बनाए बगैर याद नहीं होता है। तो सर स्पेशली JRF के लिए क्या खुद के नोट्स बनाए या दूसरे नोट्स से काम चल जाएगा सर? देखिए इसके अंदर जो है मैं कहना चाह रहा हूँ, किताब के अंदर तो पूरा रनिंग मैटर है जी, रनिंग मैटर है, तो आपको याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। बट मैं बहुत सारा मेरा अपना कोर्स के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट बना के दे देता हूँ बच्चों को। जी, कोर्स बताते कोर्स के अंदर भी फ्लो चार्ट, उसी का जो रिटर्न लंबा जो पैराग्राफ के अंदर है उसी को मैं तोड़ के वो फ्लो चार्ट में चार्ट बना के देता हूँ। और मैं ये भी बोलता हूँ कि बच्चों की इसको जो है आपको एक पेपर में ड्रॉ करके अपना जो भी स्टडी टेबल है उसके सामने लगा के रख दो, ताकि क्या होगा आपको बार बार उसको आप देखोगे, बार बार याद रखोगे, तो इससे जो है आपका
रिवीजन भी होता रहेगा और ऊपर से आपको याद आता रहेगा, आपको ये चलता रहेगा, प्रिपरेशन चलता रहेगा। तो इसीलिए आप अपना क्या करेंगे, पढ़ने के बाद उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद पैराग्राफ है जो भी उसको पढ़ने के बाद उसके अंदर से निकाले क्या क्या पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। सारा याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताया किताब इतना सारा किताब है, तो इतना सारा किताब के अंदर सब कुछ आपको A to Z जो ये नहीं करना है, आपको पढ़ना है, समझना है और उसके अंदर जो जो मेन पॉइंट है उसको आपको फ्लो चार्ट में या कोई डायग्राम के अंदर बना के अपने टेबल के ऊपर एक रखना है। वो आपको लास्ट मोमेंट में, जैसे मैं बोला ना, तो लास्ट के अंदर जाके मैं इसको 5-10 मिनट के अंदर ही खत्म कर लेता था। कैसे करता था? जस्ट फ्लो चार्ट या डायग्राम है कुछ ऐसे देख के, अच्छा ठीक है, हाँ बस उतना ही। तो इस तरीके से मैं ये किताबों को फिनिश करता था। सर बहुत बढ़िया आपने बताया सर। एक और इसमें सर सवाल निकल के आता है कि सर ये तो आपने बताया कि भाई एंटोमोलॉजी और न्यूमेटोलॉजी की तैयारी कैसे करें। सर आप भी जानते हैं और हमारे स्टूडेंट भी जो है जान रहे हैं कि JRF के लिए आपको जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ता है, जो उसका कंपलसरी, चाहे किसी सब्जेक्ट करे आपको जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ता है। तो सर बहुत सारे बच्चे मतलब जनरल एग्रीकल्चर को मतलब लाइटली लेते हैं, यूँ कहें तो हल्के में ले लेते हैं कि उसका कोई वेटेज ही नहीं, वो तो जनरल एग्रीकल्चर तो पढ़ के दे देंगे। तो सर इसका कितना इंपॉर्टेंस है और इसकी तैयारी कैसे कर सकता है स्टूडेंट, मतलब पैरेलली, उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? जी, जैसे आप बोलेंगे एक्चुअली क्या है, जनरल एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर लेते हैं। जी बिल्कुल ये बात सही है। सब्जेक्ट में इतना मग्न हो जाते हैं बच्चे जो है, उसके बाद जो है अपना जनरल एग्रीकल्चर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं होता है बच्चों। एक्चुअली क्या है, आपको जनरल एग्रीकल्चर के दिन इसके लिए कम से कम, जैसे मैं बोला, एक हफ्ते के अंदर एक दिन जरूर आप जनरल एग्रीकल्चर के लिए दें पूरा। जी सारा 7-6 दिन जो आप पूरा एंटोमोलॉजी का तैयारी कर लें या जो भी आप सब्जेक्ट चूज किए उसको तैयारी कर लें, और एक दिन जरूर जो है आप जनरल एग्रीकल्चर के लिए दे दे। उसके अंदर बहुत सारा किताब है आपका डॉक्टर जनरल एग्रीकल्चर का, जो अरुण कतैन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो थे, हम लोग भी पढ़ते थे, अभी भी वो फेमस है, अभी भी उसको भी आप जो है पढ़ सकते हैं। दूसरा जो है आजकल बहुत सारा जो है SR कांतवा है, और कुछ जो है आपको IRI के अंदर जो है थोड़ा सा जिससे भी कांटेक्ट रहता है हम लोग उससे भी ले सकते हैं, कि वहाँ पे क्या करते हैं, वो 15-20 पेज का जो है एक अपडेटेड डेटा रहता है एग्रीकल्चर रिलेटेड, सारे आपका प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, सब जो डेटा है हर साल अपडेट होता है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्या है, हर साल अपडेट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे लोग जो है हर साल तैयारी करते रहते हैं, तो वो अपडेट करते हैं। तो उसको आप जरूर पढ़ें, क्योंकि वो जो आपका जनरल एग्रीकल्चर के लिए एक एड्ज है। ठीक है, तो उसके अंदर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो आप वहाँ से इसको तैयारी कर सकते हैं। तीसरा एक मेन और इम्पोर्टेंट बात ये है, आपको जितने भी ICAR इंस्टीट्यूट के वेबसाइट्स है, ICAR एंड इट्स इंस्टीट्यूट, उनका वेबसाइट है, जो भी आप मान लीजिए एंटोमोलॉजी तैयार करें तो एंटोमोलॉजी रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट है, उन इंस्टीट्यूट के अंदर जाके, उनका वेबसाइट के अंदर जाके आपको मैटर जो है सर्च करके रखना है। जैसे कि हम लोगों का अभी है CIBR से इंसेक्टिसाइड का रजिस्ट्रेशन कितना है, क्या है, ये सब जो आपको सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड का वेबसाइट के अंदर जाके मिलेगा ये डेटा। आपको किताब के अंदर जो है तो पुराना प्रिंटेड है, पुराना है, बट जो भी नया बैंड है या कोई भी दूसरा, उस तरीके से हर सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ। तो आप अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी वेबसाइट है, इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है, उनके ऊपर जाकर अपडेट हो जाएगी, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि आपको रिसेंट इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है, जैसे कि नए कौन सा पेस्ट आ रहा है, बहुत सारा चीजें, प्रोडक्शन इस साल का कितना है, क्या है, मतलब रिसेंट जो है, या कोई नया वैरायटी रिलीज किया है ICAR ने, तो ये सब जो है आपको जरूर ध्यान रखना है, ताकि आपको ये उस पर्टिकुलर ईयर का एग्जाम देते हुए बहुत अच्छा ये हो जाएगा। सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन वहां से आ जाएगा तो आप क्लिक हो जाएंगे, रैंक पीछे चली जाएगी। बिल्कुल, एक क्वेश्चन तो बहुत मैटर करता है, जैसे आप सब भी जानते हैं इस चीज को। सर आपने बहुत अच्छे से बताए, बच्चों को बहुत अच्छे गाइडेंस दिया, बच्चों को बहुत डेफिनेटली आप लोगों को बहुत फायदा होगा इससे। सर इसमें मैं सर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो आप बता रहे थे कि जनरल एग्रीकल्चर की तैयारी कैसे करें। एक तो सर ने बताया कि आप हफ्ते में एक दिन जो है जनरल एग्रीकल्चर को दें। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जब डिग्री आपका चल रहा होता है, उसी साथ साथ जो जनरल एग्रीकल्चर सिलेबस है उसको प्रिंट करके दीवार पे टेबल चिपका लें, और उसमें से एक एक टॉपिक जो है एक कंटिन्यू बेसिस पे, एक इंटरवल बेसिस पे, वीकली हो, डेली हो, तो 2-4 लोग मिलकर ग्रुप बना ले और उसमें जाकर उसको डिस्कस करें, ताकि आपको पता नहीं चले कि वो सिलेबस कब कवर हो गया, उसको अलग से टाइम देने की जरूरत न पड़े। और ये मैं बता रहा हूँ, और सभी बताएं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका जनरल एग्रीकल्चर। आप अपने सब्जेक्ट में कितने स्कोर कर लिया, अगर जनरल एग्रीकल्चर खराब हो गया तो आपका रैंक बहुत पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें।
और अभी हम इस टॉक के एंड में आ चुके हैं। और सर मैं एक आखिरी सवाल हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपसे और मैं एक मार्गदर्शन लेना चाहूँगा। सर जो आपने भी जैसे तैयारी की है सर, आपने GRP निकाला है, SRP निकाला है, ठीक है सर, तो सर आप कुछ स्पेशल टिप्स या प्रो टिप्स देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट को कि इस चीज़ को ध्यान रखें जो जिससे कि आपको फायदा हो सकता है? तो सर ऐसा कोई प्रो टिप जो भी हमें बता दें, फिर भी क्या है, आपको फोकस होके करना है। हार्ड वर्क जो है बहुत जरूरी है। कम से कम इतना टाइम देना है तो आप उतना टाइम दे दीजिए, क्योंकि आपको एक ही साल है। फोर्थ ईयर के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, एक्चुअली कहना चाह रहे हैं। तो फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर के अंदर तो आपका बाकी सब्जेक्ट वगैरह रहता है, फोर्थ ईयर के अंदर जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। आप उस समय जो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें, ज़्यादा फोकस होकर अपना सब्जेक्ट पढ़े। और उसके साथ साथ क्या करना है आपको, मेन है कि जो भी फ्लो चार्ट वगैरह बना है उनको जो है रिपीटेशन करते रहे। और एक हम ये भी करते थे कि जो साइंटिफिक नेम बहुत सारा रहता है, याद नहीं होता, तो हम लोग क्या करते थे, किसी स्टूडेंट, हमारा बैचमेट कोई इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम से पुकारते थे। तो इस तरीके से आप करते रहेंगे तो क्या होगा, तो आपको वो सब्जेक्ट बहुत ही सरल लगेगा। नहीं तो क्या होगा, सब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा टफ लगेगा, आपको बोरिंग भी लगेगा, तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए आप इसको इंटरेस्टिंग बना के रखें। आपका इंटरेस्ट खोना नहीं चाहिए। पूरा लास्ट सब्जेक्ट जब JR खत्म होने तक जो आपको कभी भी इंटरेस्ट पूरा उस सब्जेक्ट के अंदर रहना चाहिए। और पूरा हार्ड वर्क आप मेहनत से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसके अंदर निकाल सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था सर की तरफ से एक स्पेशल टिप्स। और इसी में मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसे सर ने बोला कि आपको सबसे पहले तो कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है और कंटिन्यू हार्ड वर्किंग करना है, रुकना नहीं है, अपने आप में विश्वास करना है कि मैं इसको निकाल सकता हूँ। सर बोली बहुत आसान, इतना टफ नहीं है। तो आपको बने रहना है, फोकस रहना है और लगे रहना है और पढ़ते रहना है विद द हेल्प ऑफ सीनियर्स, अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर्स। तो ये आपको करना है। तो एक मिनट सर, मैं एक और चीज बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आपने फोकस होके ये भी बोला ना, अपने आप के अंदर जो है ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब तक नहीं रहेगा ना, तब तक ये आप कभी भी रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। और हम लोग तो ये सोच के पढ़ते, आपको भी मैं यही कह रहा हूँ, आपको ये सोच के पढ़ना है कि हमको एंट्रेंस जो है IRI के अंदर ही फर्स्ट रैंक लाना है। बिल्कुल। तो आप फर्स्ट रैंक लाने के लिए पढ़ेंगे, कम से कम 20-25 रैंक तक कहीं ना कहीं आप इंक्लूड हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट रैंक पे आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपका ये जो फर्स्ट रैंक तक जब तक नहीं रहेगा, तब तक आप जो है उसी समय आपको फोकस रहेगा। फोकस कहाँ रहेगा, हमारा मेन फोकस है कि मुझे एंट्रेंस जो है IRI के अंदर ही लेना है, IRI से ही मुझे MSc करनी है। तो यदि IRI के अंदर है तो 2 या 3 रैंकिंग के अंदर ही आना पड़ेगा आपको। तो उस रैंकिंग के अंदर ही आना पड़ेगा। तो आपके अंदर जो वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, हाँ मुझे करना। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लोग, उसको कहीं ध्यान ही नहीं देना है। आपको मेन है कि मुझे IRI के अंदर कुछ भी हो जाए, मैं IRI के अंदर एंट्रेंस लेकर आऊंगा। मतलब आपको ये नहीं सोचना कि आपके टक्कर में कौन है, कितने दुनिया में, मतलब पूरे इंडिया से लोग आएंगे, पढ़े लिखे आएंगे, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपने आप में बिलीव करना है, आपको सोचना है कि मुझे IRI लेना है। तो जब ऐसा सोचेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे। और सर आपने बहुत बढ़िया बताया। और डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, हमारी ये टॉक का पहला एपिसोड था, पहला वीडियो है। इसी तरह की टॉक्स हम आगे भी लेके आते रहेंगे। अब आपसे एक गुजारिश यहाँ पे ये रहेगा कि इस टॉक्स में किस तरह से हम और ज़्यादा बेटर इंप्रूव कर सकते हैं, आप हमको सजेस्ट करिए। अच्छे लगे तो आप अच्छे से कमेंट करिए, और कुछ अगर आपको इम्प्रूव की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट्स में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसी तरह के वीडियोज़ हम और भी एंटोमोलॉजी पे भी, बाकी सब्जेक्ट पे भी लाते रहेंगे। ये जस्ट शुरुआत है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आप हमको समय दिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। हम फिर अगले वीडियो मिलते हैं जल्द ही। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डॉक्टर एग्री बिजनेस। थैंक यू।